हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा जहांगीर। तो जैसा कि दोस्तों हमने ट्रिविया टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित। उससे पहले दोस्तों, अगर आप जून 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट जीआरएफ के लिए नए बैच स्टार्ट है पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर। इसमें नेट जीआरएफ पैक में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी प्लस पेपर 1 के लिए लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, 17 बुकलेट विथ हार्ड कॉपी होगी, टेस्ट सीरीज होंगे टॉपिक वाइज प्लस फुल टेस्ट। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको मात्र 3500 रुपये फीस पे करनी होगी। साथ ही अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके भी नए बैच स्टार्ट है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इसका आपको सब्सक्रिप्शन टिल एग्ज़ाम तक मिलेगा, जब तक कि आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसमें भी आपको लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 6 बुकलेट विथ हार्ड कॉपी आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज प्लस फुल टेस्ट होंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस मात्र आपको 3100 रुपये पे करनी होगी। साथ ही अगर दोस्तों आप ट्रिविया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं नेट जीआरएफ और सेट के लिए, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम लगने वाली है, इसमें आपको ट्रिविया टेस्ट टॉपिक वाइज 250 टेस्ट मिलेंगे। साथ में मूल्यांकन टेस्ट होंगे आपके। एवरी वीक 30+70 क्वेश्चंस के मूल्यांकन टेस्ट लिए जाएंगे और नेट जेआरएफ एडवांस टेस्ट होंगे। अर्थात फुल टेस्ट आपके सभी यूनिट से आपके टेस्ट लिए जाएंगे। 15+5 20 टोटल 20 जेआरएफ एडवांस टेस्ट है, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको डाउनलोड करना है पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप। चलिए दोस्तों अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ड्राइकेंटर फलकनुमा आकृति, ज्यूजेन दक्कनदार दवात जैसी आकृति, रॉक पेडेस्टल छत्तेनुमा आकृति, बरखान तलवार की भांति। तो दोस्तों बताइए इसका सही सुमेलित अथवा कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। ड्राइकेंटर क्या होता है? ड्राइकेंटर होता है फलकनुमा आकृति। ये सही सुमेलित है दोस्तों। जैसे कि मान लिया जाए ये कोई चट्टानी टुकड़ा है, शुष्क क्षेत्रों में चट्टानी खंड है। जब इस चट्टानी टुकड़े पर पवन एक दिशा से प्रहार करती है, जब एक दिशा से प्रहार होता है तो इसे हम इकांटर कहते हैं। और जब इस चट्टानी टुकड़े पर 3 दिशा से पवन प्रहार करती है, तथा 3 दिशा से चट्टानी टुकड़े का अपरदन करती है, इस चट्टानी टुकड़े को तोड़ती है, तो इसे ही हम ड्राई कैंटर कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और इसमें फलक होता है अष्टफल की है, अर्थात 8 दिशाओं से चट्टान पर जब पवन प्रहार करती है तो इसे वेंटिफेक्ट कहते हैं। तो ये सही सुमेलित है दोस्तों। आगे देखते हैं जूजेन दक्कनदार दवात जैसी आकृति। तो जूजेन क्या होता है दोस्तों?
जूजेन शुष्क प्रदेशों में अपरदन द्वारा निर्मित स्थला करती ही है। दोस्तों यह भी एक, इसको देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये कोई चट्टानी खंड है। हमें पता है कि चट्टानें परत दर परत अवस्था में पाई जाती हैं, जिसमें एक कठोर चट्टान होती है, उसके बाद कोमल चट्टान, फिर कठोर चट्टान और फिर कोमल चट्टान। तो जैसे कोई कठोर चट्टान है, ये कोमल चट्टान, और ये फिर कठोर चट्टान, और ये कोमल चट्टान। हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो जब पवन गमन करती है इन चट्टानी टुकड़े के ऊपर, तो अपने मार्ग में प्रहार करती है, तो इसको एक छोटी नली के रूप में विखंडित कर देती है। कठोर चट्टान होने के कारण इसका अपरदन शीघ्रता से या अधिक अपरदन नहीं हो पाता है। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कोई पवन गमन करती है, तो इस चट्टानी टुकड़े पर यह शीघ्रता से अपरदन नहीं करती है, तो इसको एक नली के रूप में विखंडित कर देती है, अर्थात छिद्र के रूप में विखंडित कर देती है, जिससे पवन को प्रवाहित होने के लिए मार्ग मिल जाता है। और जब पवन इस कठोर चट्टान में प्रवेश करती है, उसके बाद में ये कोमल चट्टान तक प्रवेश कर जाती है, तो कोमल चट्टान का शीघ्रता से अपरदन कर देती है। उसके बाद फिर से एक कठोर चट्टान आ जाएगी, इसका अपरदन धीमी गति से होगा। उसके बाद फिर से एक कठोर चट्टान का अपरदन शीघ्रता से कर देती है। तो दोस्तों जैसे कि एक दवात के समान आकृति का निर्माण हो जाता है, इसी कारण इसे दक्कनदार दवात जैसी आकृति कहते हैं। तो ये भी सही है दोस्तों। रॉक पेडेस्टल क्या होता है? रॉक पेडेस्टल देखा जाए दोस्तों, इसको हम छत्रक शिला भी बोल सकते हैं। छत्रक शिला यानी कि छत्तेनुमा आकृति के समान, छत्तेनुमा आकृति के समान। जैसे कि मान लीजिए कोई चट्टानी खंड है, चट्टानी टुकड़ा है, जब पवन अपना अपरदन कार्य करती है, तो हमें पता है कि पवन अधिक ऊंचाई तक अपरदन कार्य नहीं कर सकती। भारतीय अपरदन कार्य सतह से मात्र 182 सेंटीमीटर या 6 फीट की ऊंचाई तक ही कर पाती है, जिस कारण पवन प्रवाहित होते हुए इस चट्टानी टुकड़े के 6 फीट तक के भाग को तो अपरदित कर देती है, लेकिन इसका ऊपरी भाग यथावत स्थिति में बना रहता है। इसका आकार एक छत्ते के समान प्रतीत होता है, इसी कारण इसे छत्रकशिला या छातीनुमा आकृति भी कहते हैं। इसे ही रॉक पेडेस्टल भी कहते हैं, और इसी को दोस्तों मशरूम रॉक भी कह सकते हैं, मशरूम के समान आकृति। तो ये भी सही सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं बरखान। बरखान होता है तलवार की भांति। नहीं दोस्तों, ये तलवार की भांति नहीं होता है, जबकि बरखान अर्धचंद्राकार या इसे ही धनुष आकार के रूप में भी जानते हैं, अर्थात धनुष के समान आकृति बरखान की होती है। इसमें तलवार की भांति गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, गलत, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है?
निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? नेपका, लूनेट, शीफ या गारा? इसका आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा गारा। गारा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं होता है, जबकि गारा होता है छत्रक शिला का ही एक रूप। तो सहारा में ही छत्रक शिला को गारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरदन के किस कारक द्वारा जूजेन का निर्माण होता है? अपरदन के किस कारक द्वारा जूजेन का निर्माण होता है? नदी द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा? जूजेन का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा पवन द्वारा। अभी हमने देखा था दक्कनदार दवात नुमा आकृति जूजेन की होती है। इसका आंसर है पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेलबर्ग सबसे अधिक पाए जाते हैं? इंसेलबर्ग सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में, थार मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में या गोबी के मरुस्थल में? कहाँ पर सबसे ज्यादा इंसेलबर्ग पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इंसेलबर्ग सबसे अधिक कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। इंसेलबर्ग क्या होते हैं? जैसे दोस्तों हमें पता है, डेविस ने अपने अपरदन चक्र के दौरान जो अवशिष्ट पहाड़ियां शेष रह जाती है अंत में, उन्हें मोनेडनॉक कहा था। उन्हीं के अनुसार पैंक ने भी अपने अपरदन चक्र में अवशिष्ट पहाड़ियों को इंसेलबर्ग कहा था। अर्थात अवशिष्ट पहाड़ियां ही इंसेलबर्ग होती हैं। शुष्क क्षेत्रों में जब कोमल चट्टानें अपरदित होकर एक बालू के रेत अर्थात मैदान का निर्माण करती हैं, तो कोमल चट्टानें यत्र तत्र अर्थात कहाँ कहीं कहीं कोमल चट्टानों के अवशेष शेष रह जाते हैं। इसी को हम इंसेलबर्ग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके कारण चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती है क्या कहलाती है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? सन्निघर्षण, अपरदन, अपक्षय या अपघर्षण? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अपक्षय। चट्टानों का स्वस्थानी टूटना फूटना वेदरिंग या अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक कौन से क्षेत्रों में प्रभावी रहता है? रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावी होता है शुष्क प्रदेशों में, अर्ध शुष्क प्रदेशों में, नम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में या भूमध्य सागरीय प्रदेशों में? कौन से क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, रासायनिक अपक्षय के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण है? अर्थात अत्यधिक ताप प्लस वर्षा या आर्द्रता?
जब ये कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो इसमें रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है, अर्थात शीघ्रता से चट्टानों का अपरदन करता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां तापमान और आर्द्रता अधिक पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में नहीं होगा, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी नहीं होगा। नम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश तथा आर्द्र प्लस उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क स्थलाकृति में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिया का प्रकार का सेट उपस्थित होता है। शुष्क स्थलाकृति में कौन सी क्रियाएं अधिक होती हैं। अपवाहन, सन्निघर्षण, संक्षारण, सन्निघर्षण, संक्षारण, अपघर्षण, अपवाहन, अपघर्षण या अपवाहन और सन्निघर्षण। कौन कौन सी क्रियाएं शुष्क स्थलाकृतियों में अधिक होती हैं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, संक्षारण क्रिया शुष्क स्थलाकृतियों में नहीं होती है दोस्तों। यह आर्द्र क्षेत्रों में था जहां पर जल की प्रचुरता या जहां पर जल या था आर्द्रता या वर्षा होती है वहीं पे संक्षारण होता है। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी इसमें नहीं होगा। अपवाहन और अपघर्षण प्लस अपवाहन और सन्निघर्षण, शुष्क प्रदेशों में तथा शुष्क स्थलाकृति में अपवाहन प्लस अपघर्षण क्रिया अधिक प्रभावी होती है दोस्तों। इसके साथ में अगर सन्निघर्षण को भी ऐड कर सकते हैं। अपवाहन का अर्थ होता है उड़ाना, साथ रेत के कणों का अथवा बालू का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा ले जाना ही अपवाहन होता है। अपघर्षण और सन्निघर्षण के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से व्याख्या की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृति को कहते हैं। शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं। हमादा, बरखान, शीफ या बालसन। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। अर्धचंद्राकार निक्षेप, अभी हमने इसका आंसर भी सॉल्व किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों बरखान। अर्धचंद्राकार या धनुषाकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रमबद्ध है। तो निम्न में से कौन सा क्रमबद्ध है। पर्वताग्र, पेडिमेंट, पलाया, बजादा। पर्वताग्र, बजादा, पेडिमेंट, पलाया। पर्वताग्र, पेडिमेंट, बजादा, पलाया। पर्वताग्र, पलाया, बजादा या पेडिमेंट। तो इसमें दोस्तों देखिए समय पर्वताग्र तो सेम है। इसके आगे बताना है दोस्तों इसका क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले पर्वताग्र होते हैं, उसके बाद पेडिमेंट होते हैं, फिर बजादा होता है, उसके बाद में पलाया होता है। पेडिमेंट, पेडिमेंट क्या होता है दोस्तों।
ये एक उबड़ खाबड़ सतह होती है। शुष्क क्षेत्र में जब कभी कभी वर्षा होती है तो एक परत के रूप में जल जमा हो जाता है। एक परत के रूप में जल जमा हो जाता है, जिसके कारण इसका अपरदन होते हुए चट्टानी खंड ऊबड़ खाबड़ अवस्था में पाए जाते हैं। इसी ऊबड़ खाबड़ सतह को पेडिमेंट कहते हैं। बजादा पेडिमेंट के बाद निर्मित स्थलाकृति पेडिमेंट होती है। उसके बाद में पलाया, सबसे अंत में पलाया होता है। तथा एक गर्त के तथा जब वाष्पीकरण अधिक होता है, जब वाष्पीकरण जल वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है तो जल तो वाष्पीकृत हो जाता है, परंतु लवण या नमक के कण सतह पर जमा हो जाते हैं और एक गर्त के समान आकृति बन जाती है। इसी को पलाया कहते हैं। और जब वर्षा के दौरान इस गर्त में जल जमा हो जाता है, एक झील नुमा आकृति को पलाया झील कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बालुकामय मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, जलोढ़ पंखों के संलयन से बनी संरचना। सुमेलित कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। बालू में मरुस्थल था जिसमें बालू की अधिक प्रधानता होती है, वो बालू में मरुस्थल होता है। इसका इसका मैच कीजिए, बजादा, हमादा, रेग या अर्ग। तो बालू में मरुस्थल दोस्तों होता है अर्ग। फिर होता है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल क्या होता है दोस्तों? पथरीला जिसमें कंकड़ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है, इसी को हम रेग कहते हैं। इसके बाद होता है चट्टानी मरुस्थल, जिसमें बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, उसे हम हमादा कहते हैं। और जलोढ़ पंखों के संलयन से बनी संरचना को बजादा कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों कौन सा होगा। 4 3 2 1, इसका आंसर होगा बी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन में लगी रहिए। धन्यवाद दोस्तों।